बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इससे पहले आप इस कहानी की 20 हिस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 21 मुलाहिजा फरमाएं। और नए आने वाले दोस्तों से खुसूसी इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने मिशन की जानिब। बेला और अलका अग्निहोत्री राह की एजेंट साबित हुई थी। कहीं राधा का ताल्लुक भी राह से तो नहीं था। गुज़िश्ता रात जब मैं आश्रम पहुंचा तो मैंने राधा को बता दिया था कि मैंने दहशतगर्दी के कैंप में बम्बों के धमाके किए हैं। बम्बों के उन धमाकों के बाद मैं राह के लिए मोस्ट वांटेड बन गया था। हर शख्स को मेरी तलाश थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा ने भी फौरी तौर पर यह मंसूबा बना लिया हो कि अलका को खत्म करके मुझे एतमाद में ले ले और फिर बड़े इत्मीनान से मुझे प्लेट में सजाकर राह के बेड़ियों के सामने पेश कर दे। कुछ बाइद नहीं था कि ऐसा ही मुमकिन हो। यहाँ तो हर शख्स एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुला हुआ था और सबने मुझे ही कुर्बानी का बकरा बना लिया था। मेरे जरिए अपने आदमी मरवा रहे थे ताकि वक्त आने पर मुझे गिरफ्त में लेकर अपने नंबर बढ़ा सके। अचालचवार मंदिर का पुरोहित पंडित बैरूनाथ भी इसी चक्कर में था। उसने मुझे पनाह भी इसलिए दी थी और नागराज को मरवाने के लिए मेरे साथ हर किस्म का ताउन कर रहा था। मैं जैसे जैसे सोचता रहा मेरा जहन उलझता जा रहा था। आखिरकार मैंने ये तय कर लिया कि अब मैं पहले की तरह बेवकूफ नहीं बनूंगा। अब मुझे बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत थी। इस वक्त दिन के 11 बजने वाले थे। मैं कॉटेज का अकबी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। तेज चमकती हुई धूप आंखों में चुभ रही थी। अकबी लान में एक तरफ घास और खूदू झाड़ियां फैली हुई थी और दूसरी तरफ एक लंबी सी क्यारी बनी हुई थी जिसमें लगी हुई कद्दू की बेलें दूर तक फैली हुई थी। उनमें लौकी भी लगी हुई थी। मेरा ख्याल है राधा ने यहाँ बीज डाल दिए होंगे और ये बेलें खूदरू पौधों की तरह बढ़ती रहे। मैं तकरीबन 1 घंटे तक बाहर रहा और फिर अंदर आ गया। मेरी आंखों में मिर्चें सी भर गई थी। दिमाग में सनसनाहट होने लगी। मेरे लिए मजीद जागना मुमकिन नहीं था। मैं दूसरे कमरे में घुस गया। ये कमरा बिल्कुल खाली था। फर्श पर भी कोई चीज बिछी हुई नहीं थी। मैं राधा वाले कमरे में आ गया। उस कमरे में 2 कुर्सियां थी और स्प्रिंग वाला सिंगल बेड था जिस पर राधा सो रही थी। वो बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। एक बाजू पहलू में फैला हुआ था और दूसरा सीने पर रखा हुआ था। बाल उसके चेहरे पर। न जाने क्यों मुझे उस पर बेहद प्यार आने लगा और फिर मैंने गैर इरादी तौर पर झुककर उसकी पेशानी पर होंठ रख दिए। राधा किस्मत आई। उसने आंखें खोल दी। मुझे देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने मुझे अपनी बाहों में लपेटकर बिस्तर पर गिरा लिया। लेकिन वो इस वक्त भी नींद में थी। एक हाथ मेरे सीने पर रखकर बेहरकत हो गई। चंद सेकंड बाद मेरी आंखें भी बंद होती चली गईं। मैं बेदार हुआ तो शाम हो रही थी। राधा कमरे में नहीं थी। आंख खुल जाने के बाद मैं देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा। 10-15 मिनट गुजर गए। कॉटेज में किसी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने राधा को आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया। मेरा ख्याल था कि राधा किचन में चाय बना रही होगी लेकिन वो वहाँ नहीं थी। कॉटेज के अंदर भी कहीं नहीं थी। मैंने सामने वाला दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहा तो मेरे जिस्म में सनसनी की लहरें दौड़ती चली गई। दरवाजा बाहर से बंद था। मैं अभी दरवाजे की तरफ आ गया। वो भी बाहर से बंद था। मैं दोबारा बेडरूम में आ गया। सोने से पहले मैंने कैराकोप राइफल पलंग के करीब तपाई पर रखी थी लेकिन अब वो राइफल भी वहाँ नहीं थी। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। क्या राधा के बारे में मेरे खदशात दुरुस्त थे? ये सोचकर मेरा दिमाग घूमने लगा। राधा मुझे इस कॉटेज में बंद कर गई थी। पता नहीं उसे गए हुए कितनी देर हुई थी। हो सकता है वो वापस आने वाली हो और वो अकेली होगी या उसके साथ मौत के फरिश्ते भी होंगे। ये कॉटेज तकरीबन 50 साल पहले बना होगा। इसकी तामीर में पत्थर इस्तेमाल किए गए थे और दरवाजे भी बहुत मजबूत थे। खिड़कियों में मोटी मोटी आहनी सलाखें लगी हुई थी। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। मैं इस चूहे दान में फंस गया था। मौत के फरिश्तों के इंतजार के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता था। मैंने एक बार फिर पूरे कॉटेज का जायजा लिया और सामने की तरफ खुलने वाली खिड़की के करीब कुर्सी डालकर बैठ गया। खिड़की बंद थी लेकिन उसकी जुरी से बाहर देखा जा सकता था। आधा घंटा और गुजर गया और फिर बाहर कदमों की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने खिड़की की जुरी से आंख लगाकर देखा। राधा बाहर वाले गेट से अंदर दाखिल हो रही थी। उसके एक हाथ में कपड़े का थैला और दूसरे हाथ में चाबियों का गुच्छा। मैं मोहतात हो गया। मेरा ख्याल था कि उसके साथ 2-4 आदमी और होंगे लेकिन वो अकेली थी। बाहर किसी और की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। तकरीबन 1 मिनट बाद बरामदे वाले दरवाजे के ताले में चाबी घूमने की आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजा खुल गया। मैं जिस जगह पर बैठा हुआ था वो आड़ में थी। राधा ने अंदर दाखिल होते हुए मुझे नहीं देखा लेकिन वो दरवाजा बंद करने के लिए जैसे ही मुड़ी मुझे देखकर उछल पड़ी। ओह तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, वो गहरा सांस लेते हुए बोली। और मैं जो इतनी देर से सूली पर लटका हुआ था उसका तुम्हें ख्याल नहीं था? मैं कहते हुए कुर्सी से उठ गया। क्यों सूली पर लटके हुए थे? राधा ने मुझे घूरा। मुझे सोता छोड़कर तुम चली गई थी और दरवाजे भी बाहर से लॉक कर गई थी। मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। मैं समझा था कि मैं भी अलका की तरह बेवफा हूँ। उसने मुस्कुराते हुए मेरा जुमला मुकम्मल कर दिया। हाँ, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए जवाब दिया। सांप का डसा रस्सी से भी डरता है और मेरे चारों तरफ तो सांप ही सांप फैले हुए हैं।
जहरीले नाग जो फन फुलाए मुझे डसने को बेचैन है। ठीक कहते हो, राधा ने गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे साथ धोखा करना होता तो तुम्हें बचाकर यहाँ क्यों लाती? वैसे इस वक्त तुमने वाकई मुझे डरा दिया। देखो मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा है। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। तुम कहाँ गई थी? मैंने हाथ उसके सीने से हटाते हुए सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। यहाँ करीब ही एक दुकान थी, वहाँ से कुछ चीजें लेने गई थी, राधा ने कहते हुए थैला मेज पर रख दिया। अगर तुम्हें कोई पहचान लेता तो? मैंने उसे घूरा। बहरहाल बाहर की क्या सूरत हाल है? बहुत खौफनाक, राधा ने जवाब दिया। बनिया की दुकान पर दो आदमी खड़े बातें कर रहे थे। पहाड़ों के कैंप में बड़ी तबाही मची है। शहर के लोगों में बड़ा खौफ व हिरास है। पुलिस और नागराज के आदमी पकड़ दकड़ कर रहे हैं। सही सूरत हाल तो किसी ऐसे शख्स से मालूम हो सकती है जो घूम फिर कर आया हो, या फिर हम खुद जाकर मालूमात हासिल करने की कोशिश करें। पागल तो नहीं हो गई? मैंने राधा को घूरा। सूरत हाल से वाकिफ होने के लिए हमें थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। बाद में बात करेंगे, अभी मैं चाय बनाती हूँ। कुछ कचौरियाँ ले आई हूँ। तुम दिन भर सोते रहे, मैं भी देर से जागी थी। दोपहर को कुछ नहीं खाया, अब मुझे भूख लग रही है। वो थैला लेकर किचन में चली गई। उसमें कुछ और चीजें भी थी। एक प्लेट में कचौरियां रखकर चाय बनाने लगी। तुम खाओ, मैं आ रही हूँ, उसने किचन में से आवाज दी। लेकिन मैंने कचौरियों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। राधा मेरे लिए दिन भर की भूखी रही थी। मेरा भी इखलाकी फर्ज था कि कुछ देर उसका इंतजार कर लूं। मुझे ज्यादा नहीं, 15 मिनट इंतजार करना पड़ा। शाम का अंधेरा फैल चुका था। हम बीच वाले कमरे में बैठे थे, जहाँ से बरामदे और अकबी दरवाजा भी नजर आ रहा था। बरामदे वाला दरवाजा तो बंद था, अलबत्ता हवा की आमदोरफ्त के लिए राधा ने अकबी दरवाजा खोल दिया था। अकब में कॉटेज की कंपाउंड वाल से तकरीबन 50 गज आगे एक छोटी सी पहाड़ी थी। बाहर अंधेरा था और पहाड़ी पर दरख्तों के झूमते हुए हेवले नजर आ रहे थे। मैं और राधा अभी तक ये तय नहीं कर पाए थे कि आज हमें बाहर निकलना चाहिए या नहीं। जितना खतरा मेरे लिए था उतना ही खतरा राधा के लिए भी था। दरेवदीन को पता चल गया होगा कि आलका कत्ल हो चुकी है। उसकी लाश भी दरियाफ्त हो गई होगी और कमरे में बिखरी हुई फाइलें और दूसरी चीजें देखकर वो समझ गया होगा कि ये किसकी हरकत हो सकती है। राधा को वहाँ से गायब पाकर उस पर शुबा होना भी लाजमी बात थी। दरेवदीन को मेरे साथ राधा की भी तलाश होगी, इसलिए मैं समझता था कि फिलहाल हम दोनों को बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। अभी हम बातें कर रहे थे कि मैं चौंक कर बाहर देखने लगा। मेरा रुख अकबी दरवाजे की तरफ था और पहाड़ी के पीछे अचानक ही रोशनी नजर आने लगी। ये रोशनी कैसी? मैंने राधा को मुतवज्जो किया। वो भी मुड़कर उस तरफ देखने लगी और फिर हम दोनों उठकर दरवाजे में आ गए। पहाड़ी के पीछे नारंगी रंग की रोशनी हो रही थी। यूं लगता था जैसे उस पहाड़ी के पीछे किसी जगह बहुत बड़ा अलाव रोशन हो। शायद कहीं आग लगी है, राधा बुड़बुड़ाई। मेरे जहन में अचानक ही एक ख्याल उभरा। रात को पहाड़ियों में कैंप की तबाही के बाद नागराज के आदमियों ने आज दिन में शहर में हंगामे किए होंगे। हो सकता है वो हंगामे अब भी जारी हों और उन्होंने किसी इमारत को आग लगा दी हो। आओ जरा उस पहाड़ी पर चलकर देखते हैं, मैंने कॉटेज की अकबी दीवार की तरफ बढ़ते हुए कहा। कॉटेज की अकबी दीवार में कोई दरवाजा वगैरह नहीं था। मैं उछलकर 5 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ गया और फिर राधा को भी पकड़कर ऊपर खींच लिया। दूसरी तरफ से दीवार ज्यादा बुलंद थी। जमीन तकरीबन 8 फुट नीचे थी। अंधेरे में छलांग लगाते हुए चोट लगने का अंदेशा था। मैंने राधा का हाथ पकड़कर उसे नीचे लटका दिया और फिर उसका हाथ छोड़ दिया। वो दब की आवाज से नीचे गिरी और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैं भी दोनों हाथ दीवार पर जमाकर नीचे लटक गया और फिर हाथ छोड़ दिए। तब मैं समझा कि राधा के मुंह से चीख क्यों निकली थी। उस तरफ गहराई मेरी तवक्को से ज्यादा थी। मेरा कद तकरीबन 6 फुट था और दीवार से लटका होने के बावजूद मैं तकरीबन 4 फुट नीचे गिरा था और मेरे मुंह से भी करासी खारिज हो गई। 1 मिनट तवक्कुफ के बाद हम पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस पहाड़ी के दूसरी तरफ तकरीबन 2 मील आगे नजेब में शहर का मरकजी इलाका था जो रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। उसके परली तरफ किसी इमारत में आग लगी हुई थी। वो यकीनन बहुत बड़ी इमारत थी। आग दूर दूर तक फैली हुई थी और शोले आसमान से बातें करते हुए नजर आ रहे थे। राधा भी उस आग को देखकर कांप उठी। उसने गैर इरादी तौर पर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं शहर की रोशनियों और आग के उठते हुए शोलों को देखते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आतिशज़दा वो इमारत किस इलाके में हो सकती है। मेरे जहन में उस इमारत के बारे में एक मुहिम सा ख्याल उभरा, लेकिन मैंने उस ख्याल को जहन से झटक दिया। ये कौन सी इमारत हो सकती है? मैंने राधा की तरफ देखे बगैर पूछा। किसी ठाकुर की हवेली या किसी राजा का महल? ना ये किसी ठाकुर की हवेली है और ना किसी राजा का महल। ये अचाल शवार मंदिर है। क्या? मैं उछल पड़ा। राधा ने वही बात कही थी जिसका ख्याल एक लम्हे पहले मेरे जहन में आया था। हाँ, ये अचाल शवार मंदिर है, राधा ने बावसूख लहजे में कहा। मैं कई साल से माउंट ईव्यू में हूँ। पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि कौन सी इमारत कहाँ है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई। अगर तुम्हें कभी उस तरफ जाने का इत्तेफाक हुआ तो तुम्हें अंदाजा होगा कि अचालशवार मंदिर ऊंची जगह पर है और ये एक नहीं कई इमारतों पर मुश्तमिल है और एक दूसरे से जुड़ी हुई और बतदी बुलंदी की तरफ चली गई है। तुम उन शोलों से अंदाजा लगा सकते हो कि कैसी ढुलान सी बन गई है। लेकिन हैरत की बात यह है कि बैक वक्त पूरी इमारत को आग क्यों लग गई। मेरा जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मंदिर को आग इत्तफाकिया नहीं लगी होगी। ये यकीनन नाग
नागराज का काम होगा। उसे पता चल गया होगा कि मैं उस मंदिर में पनाह लिए हुए हूँ। पंडित बैरू से तो वैसे भी उसकी खुली दुश्मनी चल रही थी। उस पर नागराज को पहले भी शुबा था। उसके आदमी मेरी तलाश में कई मरतबा छापे भी मार चुके थे, लेकिन हो सकता है इस मरतबा छापे मारने की बजाय ये इंतहाई कार्रवाई की हो। मैंने राधा को अपने और उस मंदिर से ताल्लुक के बारे में कुछ नहीं बताया और आसमान से बातें करते हुए शोलों को देखता रहा। आग की रोशनी दूर तक फैली हुई थी और मेरे ख्याल में ये आग फायर ब्रिगेड के काबू में आने वाली नहीं थी। फायर ब्रिगेड तो उस आग पर काबू नहीं पा सकता। मैंने राधा की तरफ देखते हुए अपने ख्याल का इजहार किया। माउंट ईव्यू में सिर्फ एक फायर इंजन है, वो भी सदियों पुराना। इस आग पर तो पूरे हिंदुस्तान के फायर इंजन मिलकर भी काबू नहीं पा सकते, राधा ने कहा। शाम का वक्त है, मंदिर में सैकड़ों यात्री होंगे, वो बेचारे उनमें से बहुत से जलकर राख हो गए होंगे। राधा ने मेरा जुमला मुकम्मल कर दिया, फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, उस आग को देखकर तुमने कुछ अंदाजा लगाया? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। जब किसी इमारत में आग लगती है तो आहिस्ता आहिस्ता फैलती है, लेकिन ये तो लगता है जैसे पूरी इमारत में बैक वक्त आग भड़क उठी हो। मेरा भी यही अंदाजा है, राधा बोली। तुम्हारे ख्याल में ये किस किस्म की तकरीबकारी हो सकती है? मैंने पूछा। मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि ये आग में इत्तेफाक से नहीं लगी बल्कि लगाई गई है। कैंप को चूंकि तुमने तबाह किया है इसलिए ये इल्जाम भी तुम्हारे खाते में डाल दिया जाएगा, राधा ने कहा। तो तुम्हारे ख्याल में ये किसकी हरकत हो सकती है? मैंने पूछा। यहाँ एक ही राक्षस है और ऐसी घिनौनी हरकत वही कर सकता है, राधा ने कहा। नागराज। अचालजवार मंदिर के पंडित बैरू से उसकी पहले से दुश्मनी है और वो इस मंदिर पर भी कब्जा करना चाहता था, मगर पंडित बैरू ने उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं होने दी। तुम्हें याद होगा कि जब तुम पहली मर्तबा नागराज के बिछाए हुए जाल से निकलकर भागे थे तो उस वक्त उसके आदमी ने मंदिर पर छापा मारा था। नागराज को शुबा था कि पंडित बैरू ने तुम्हें पनाह दी होगी। उसने 2 पुजारियों पर इस कदर तशद्दुद किया था कि एक तो वहीं मर गया और दूसरा अभी तक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। कैंप की तबाही के बाद उसे शुबा होगा कि तुमने वहीं पनाह ले रखी है, क्योंकि तुम उस वक्त एक ऐसे साधु के बेस में थे जिसके गंजे सर पर चुटिया थी। अचालजवाल मंदिर से ताल्लुक रखने वाले ज्यादातर पुजारी और साधु इसी हुलिये में होते हैं, इसलिए ये समझ लिया होगा कि तुम उस मंदिर में छुपे हुए हो। नागराज ने उस मंदिर ही को आग लगा दी और ये इल्जाम भी अब तुम पर ही आएगा। हो सकता है तुम्हारा तजजिया दुरुस्त हो, लेकिन मंदिर को आग लगाना ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मंदिर तो भगवान का घर है, तुम नागराज को नहीं समझते, राधा बोली। वो जराइम पेशा आदमी है, धर्म उसके लिए कमाई का एक जरिया है। नागराज तो क्या यहाँ बड़े बड़े पंडित और ब्राह्मण धर्म से खिलौने की तरह खेलते हैं। बेशतर मंदिर तो जराइम और अय्याशियों के अड्डे हैं। उनके खुफिया तय खानों में गोपियों और यात्रा के लिए आने वाली औरतों की चीखें गूंजती हैं जो किसी को सुनाई नहीं देती। तुमने हिंदुस्तानी फिल्मों में भी देखा होगा कि ये बड़े बड़े पंडित धर्म को किस तरह कारोबारी मकासद और अपनी अय्याशियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ मजहब कुरान की बेउर्मती पर खून रेज हंगामे हो सकते हैं। वहाँ एक खुदा, एक किताब और एक रसूल के मानने वाले हैं। उनकी आन और उनकी अजमत के लिए तो अपनी जान दे देते हैं। मगर ये हिंदुस्तान है, यहाँ एक नहीं सैकड़ों भगवान है और इन भगवानों की जो दुर्गत बनाई जाती है वो किसी से ढकी छपी बात नहीं। पाकिस्तान में अरबी आयत का लिखा हुआ कागज का कोई टुकड़ा कहीं जमीन पर पड़ा हुआ नजर आ जाए तो उसे चूम कर आंखों से लगाकर बड़े एहतराम से किसी महफूज जगह पर डाल दिया जाता है। और यहाँ गीता के औराग में मूंगफली और पान बिकते हैं। यहाँ धर्म को कोई धर्म नहीं, कारोबार का एक जरिया समझा जाता है। और मंदिर बड़े बड़े लोगों की अय्याशियों के अड्डे हैं। हमारे इन इबादत खानों पर तो नागराज जैसे लोगों का कब्जा है। नागराज तो साफ कहता है कि जो चीज मेरे हाथ नहीं आई मैं उसे तबाह कर देता हूँ। उसने अजालजवाल मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की थी जिसमें वो नाकाम रहा और अब उसे तबाह कर दिया। इससे अच्छा मौका उसे कभी मिल ही नहीं सकता था। उस पर कोई शुबा नहीं करेगा, बात उस पाकिस्तानी एजेंट पर आएगी जिसने दहशतगर्दी का तरबीती कैंप तबाह किया। मुझे राधा की बातों पर ज्यादा हैरत नहीं हुई। उसने कुछ गलत भी नहीं कहा था। पिछले 2.5-3 महीनों के दौरान मैं बहुत कुछ देख चुका था। नागराज ने आदिनाथ मंदिर के पुरोहित को कत्ल करके मंदिर पर कब्जा किया था। पंडित बैरू एक और मंदिर पर कब्जा किए बैठा था। इस धर्म की कोई सेवा नहीं कर रहे थे। इन्होंने अपनी इबादत गाहों को अय्याशी के अड्डे और चकले बना रखा था। आलका ने आश्रम खोला हुआ था, लेकिन वो बेसहारा और बेवा औरतों की खिदमत नहीं कर रही थी। उस आश्रम को वो अपने मजमूम मकासद और अय्याशी के लिए इस्तेमाल कर रही थी। राधा राजगढ़ के एक आश्रम में अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी थी। राधा का ताल्लुक भी इसी धर्म से था। उसका किरदार भी मेरे सामने था, लेकिन वो बहरहाल अपने धर्म के बारे में मुझसे ज्यादा जानती थी। हम तकरीबन 2 घंटों तक वहाँ खड़े आग के शोलों की तरफ देखते रहे। शोले कुछ और बुलंद हो गए। आखिरकार हम पहाड़ी से उतरकर अपने कॉटेज की तरफ वापस आ गए। पिछली दीवार खासी ऊंची थी, बाहर से उस पर चढ़ना आसान नहीं था। हमें ऊपर से घूमकर अंदर आना पड़ा। भूख लग रही हो तो खाना परोस दूं? राधा ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। उस आग को देखकर पेट की आग ठंडी हो गई है, मैंने जवाब दिया।
वैसे भी तुमने पकाया तो कुछ है नहीं, खिलाओगी क्या? जब तुम सो रहे थे तो मैंने लौकी और चने की दाल पका ली थी, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। 2 रोटियां डालने में कितनी देर लगेगी? अच्छा ठीक है, पका लो रोटी भी। लौकी कद्दू तो शायद तुमने अपनी खेती के इस्तेमाल किए होंगे। हाँ, एक मरतबा यहाँ आई थी तो ऐसे ही थोड़ी सी जगह खोद कर बीज डाल दिए थे। किसी वक्त पर पानी तो दिया नहीं, लेकिन बहरहाल बेलें फल दे रही हैं। राधा किचन में चली गई जो सामने ही था। मैं उसे आटा गूंथते और फिर रोटियां पकाते हुए देखता रहा। उस कॉटेज के आसपास सन्नाटा था। करीब तरीन कॉटेज भी 100-150 गज के फासले पर था। किसी वक्त सड़क पर से कोई गाड़ी गुजर जाती तो लम्हाती तौर पर फिजा का सन्नाटा टूट जाता और फिर वही खामोशी छा जाती। खाना खाते हुए अचानक ही मुझे कैराकोफ का ख्याल आ गया। तुमने वो राइफल कहाँ छुपा दी? मैंने राधा से पूछा। वहीं पलंग के करीब मेज पर रखी हुई थी। वहीं होगी, मैं देखती हूँ। उठकर कमरे की तरफ चल पड़ी। मैं भी उसके पीछे ही था। पलंग के करीब दीवार से जरा हटकर तपाई पड़ी हुई थी, लेकिन राइफल वहाँ नहीं थी। राधा इधर उधर देखने लगी, फिर उसने मेज को उसकी जगह से हटा दिया। राइफल मेज के नीचे जमीन पर पड़ी थी। तपाई जो ठोकर लगने से गिर गई होगी। तपाई पर पड़ा हुआ मेज पोश चौके नीचे तक लटका हुआ था, इसलिए वो राइफल मुझे नजर न आ सकी। राधा ने राइफल उठाकर मेरे हाथ में थमा दी, जिसे मैंने पलंग पर डाल दिया और वापस आकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद मैं अकबी दरवाजे में खड़ा होकर पहाड़ी की तरफ देखने लगा। पहाड़ी के पीछे नारंगी रोशनी अब भी नजर आ रही थी। मेरा ख्याल है आग कुछ और भड़क उठी थी, क्योंकि रोशनी तेज हो गई थी। मैं वहां से हटकर फिर उसी कुर्सी पर आकर बैठ गया। हम देर तक उसी मौजू पर बातें करते रहे। राधा ऊँगने लगी और फिर वो कमरे में जाकर सो गई। मैं वहीं बैठा यही सब कुछ सोचता रहा। मंदिर में आते ही जिंदगी का मुझे अफसोस था। राधा ने शायद ठीक ही कहा था कि मेरे गंजे सर पर चुटिया की वजह से ये अंदाजा लगाया गया होगा कि मेरा ताल्लुक अचाल शवाल मंदिर से हो सकता है। अब मुझे याद आ रहा था कि मैंने उस मंदिर के कई पुजारियों और बाहर बैठे हुए साधुओं को भी इसी हुइयत में देखा था। खुद पंडित बैरू के गंजे सर पर भी पिछली तरफ 42 बार लंबी चुटिया थी। कैंप के गेट पर मुआफिजों ने मुझे अच्छी तरह देखा था और बाद में मेरा उलिया बताया होगा। मंदिर की वो आग इतनी खौफनाक थी कि उसमें मौजूद किसी का जिंदा बचना मुमकिन नहीं था। पंडित बैरू के बारे में मुझे अंदाजा नहीं था कि वो तय खाने के खुफिया रास्तों से निकलकर जिंदा बच गया होगा या जलकर भस्म हो गया होगा। वैसे अगर वो जलकर मर गया तो मुझे उसकी मौत का कोई अफसोस नहीं था। आप भी सोचते होंगे कि मैं किस कदर एहसान फरामोश हूँ कि जिन लोगों ने कठिन तरीन हालात में मेरी मदद की, मुझे पनाह दी और मैं उनका एहसान मानने के बजाय उनकी मौत की दुआएं मांगता हूँ। तो यहाँ ये अर्ज करता चलूं कि इन लोगों ने मेरी हमदर्दी या मुझे पनाह इंसानी हमदर्दी की बिना पर नहीं दी, बल्कि अपने मजमूम मकासद के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया। हर एक ने मुझसे अपने मुखालफिन को कत्ल करवाया और हर एक का मंसूबा ये था कि काम हो जाने के बाद मेरा काम भी तमाम कर दिया जाए। लेकिन ये तो भला वो राधा का कि उसने बर वक्त खतरे से आगाह करके मुझे बचा लिया। मुझे राधा पर भी एतमाद नहीं था, इसके बारे में भी मैं मशकूक था। और जहाँ तक पंडित बैरू का ताल्लुक था तो वो था इस काबिल, अलबत्ता मंदिर में जो बेगुनाह मारे गए होंगे उनका मुझे वाकई अफसोस था। रात बीती जा रही थी और इन वाकयात के बारे में सोचते हुए मैंने फैसला किया था कि हालात जैसे ही नॉर्मल होंगे मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि मजीद यहाँ रहना मुनासिब नहीं था। उस रात मैंने कई मरतबा उठकर पहाड़ी की तरफ देखा। लगता था वो आग कई रोज तक बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि अब उस तरफ नारंगी रोशनी आसमान तक नजर आ रही थी, जिसका मतलब था कि आग बढ़ गई थी और यकीनन उस आग ने आसपास की दूसरी इमारतों को भी लपेट लिया होगा। 3 बजे के करीब सुबह नींद आने लगी। मैं सोफे पर ही लेट गया, कुर्सी के कुशन का तकिया बनाकर सर के नीचे रख लिया। मैं रात भर बेचैन ही रहा था, इसलिए सुबह आंख भी जल्दी खुल गई। राधा मुझसे पहले ही जाग गई। चाय नाश्ते के बाद मैंने वो फाइल निकाल ली जो आलका के आश्रम से लाया था। उस फाइल में राह के उन एजेंटों के नाम पते थे जो पाकिस्तान में मजमूम सरगर्मियां जारी रखे हुए थे। उनमें 3 औरतों के नाम भी शामिल थे। एक नाम तो वही था जिसकी तस्वीर आलका मुझे प्रोजेक्ट पर दिखा चुकी थी। मुझे अपने मुशाहिदे और हाफजे पर हमेशा नाज है। ये नाम पते भी थे नशीन करने के बाद मैंने फाइल जला दी और उसकी लाश सिंक में बहा दी। ये क्या किया तुमने? राधा ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। यही तो मसला है कि मैं इस फाइल को अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैंने जवाब दिया। वैसे उसका एक एक लफ्ज मेरे जहन में महफूज हो चुका है, तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं उठकर बाहर आ गया। बाहर की दीवार इतनी ऊंची थी कि मैं खड़ा भी रहता तो मुझे बाहर से नहीं देखा जा सकता था। मैं लान में खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर राधा की तरफ मुड़ गया जो मेरे करीब ही खड़ी थी। तुम्हारे पास कोई खुरपी वगैरह तो होगी, मैंने कहा। वक्त काटने का कोई जरिया तो हो, घास ही काटी जाए। राधा अंदर से खुरपी ले आई और मैं एक तरफ से फालतू झाड़ियां खोदना शुरू कर दी। मुझे एक दिलचस्प मशगला मिल गया। वैसे भी मेरा बचपन गांव में गुजरा था, ऐसे कामों में दिलचस्पी फितरी बात थी। मैं शाम तक लान में मसरूफ रहा। बाहर की हमें कोई खबर ना थी। मेरे मना करने के बावजूद शाम से जरा पहले राधा ने बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। घबराते क्यों हो? वो मेरी तरफ देख कर मुस्कुराई।
कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा। अगर बिलफर्ज पकड़ी भी गई तो मैं मरने को तरजीह दूंगी, तुम्हारा नाम मेरी जबान पर नहीं आएगा। राधा जब तैयार होकर कमरे से निकली तो मैं कुछ देर के लिए सांस लेना भूल गया। मैं बेहिस्सो हरकत खड़ा पलके झपके बगैर उसकी तरफ देख रहा था। वो राजस्थानी लिबास में थी, चेहरा उसकी असल सूरत से बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन इसमें शुबा नहीं कि वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। ये मेकअप! मैं हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। मैंने अलका के साथ रहते हुए बहुत कुछ सीखा है, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ऐसी कुछ चीजें जमा कर रखी हैं जो तुम्हारे काम भी आ सकती हैं। एक बात और। वो चंद लम्हों को रुकी, फिर बोली, मैं तमाम मालूमात करके ही वापस आऊंगी। हो सकता है मुझे देर हो जाए, आधी रात से पहले बहरहाल लौट आऊंगी, लेकिन अगर सुबह तक ना लौटूं तो समझ लेना कोई गड़बड़ है, और फिर तुम्हें जो कुछ भी करना होगा अपने तौर पर करना होगा। वो चली गई और मैं कुर्सी पर बैठा सोचता रहा कि क्या राधा मेरे साथ वाकई मुखलिस है या मुझे मुकम्मल तौर पर एतमाद में लेकर ये भी धोखा देगी। राधा मेरे लिए खाना तैयार कर गई। मैंने 9 बजे के करीब खाना खाया और फिर काटेज से निकलकर उस पहाड़ी पर आ गया। मंदिर की आग अगरचे मानंद पड़ चुकी थी, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बाद भी कहीं कहीं से शोले उठते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं ज्यादा देर वहाँ नहीं रुका और कॉटेज में वापस आ गया। वक्त गुजारी का कोई जरिया नहीं था, बड़ी सख्त बोरियत बल्कि बेदारी हो रही थी। मैंने गन सामने तपाई पर रखी और सोफे पर बैठा दीवारों को घूरने लगा। उस वक्त 11 बजने वाले थे। राधा ने कहा था कि वो आधी रात से पहले वापस आ जाएगी। मुझे ये अंदेशा था कि अगर वो पहचान ली गई तो उसका जिंदा बचना मुश्किल होगा। एक और ख्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो द्रेवदिन या किसी और से मिलकर मेरे खिलाफ कोई मंसूबा बना रही हो। ये सब एक दूसरे के काट में लगे हुए थे, अपने देश के मफाद को पसे पुश डालकर अपने अपने नंबर बनाने में मसरूफ थे। और अब तक कई आदमी मरवा चुके थे, लेकिन किसी के हाथ अभी तक कुछ नहीं आया। मैंने आखिरी बार घड़ी देखी तो 11:30 बजे थे, और फिर शायद मैं ऊँग गया था, और उसी ऊँग में मैं सोफे से नीचे दराज हो गया, और फिर दफातन किसी आहट से मेरी आंख खुल गई। मैं गुज़िश्ता रात भी नहीं सोया था और दिन में भी जागता रहा था। इस वक्त थोड़ा सा ऊँगने के बाद आंख खुली तो दिमाग में सनसनाहट हो रही थी, आंखों में जैसे मिर्चें भर गई। मुझे अपने सामने 2 एवले दिखाई दे रहे थे। मैंने सर को 1-2 झटके दिए और फिर एकदम जैसे होश में आ गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर सी दौड़ती चली गई, सीने में सांस डूबता हुआ महसूस होने लगा। मेरे सामने राधा के साथ संपित भी खड़ा था। उसके होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट थी और हाथ में पिस्तौल जिसका रुख मेरी तरफ था। उसके साथ खड़ी हुई राधा भी मुस्कुरा रही थी। उसने मेज से कैराकूफ उठा ली और उसका रुख मेरी तरफ था। राधा के बारे में मेरे खदशात दुरुस्त निकले। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया और जिस्म इस तरह ढीला पड़ गया जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई हो। मैं सोफे पर आड़ा तिरछा पड़ा था, वैसे ज्यादा सी नजरों से बारी बारी उन दोनों की तरफ देखता रहा। हमारे जाल में फंसा हुआ शिकार बचकर नहीं निकल सकता, संपित ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। पंडित बैरू, अलका या राधा किसी के पास भी रहते बात एक ही होती। हम लोगों में लाख इख्तलाफात सही, लेकिन असल मिशन तो हमारा एक ही है। हम उसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। तुम अलका अग्निहोत्री के पास थे या पंडित बैरू के मंदिर में छुपे हुए थे, बात एक ही थी। ये भी तुमसे वही काम लेना चाहते थे जो हमारा भी मिशन था, यानी नागराज की जिंदगी का खात्मा। वो हम सब का मुश्तरका दुश्मन है। हम सिर्फ उसको खत्म करना चाहते थे, अपने देश को नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद नहीं था। लेकिन तुमने कैंप तबाह कर दिया, जिससे हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। तुमने अलका को भी मार डाला। वो राह की एक जिम्मेदार अफीसर थी। द्रेवदिन तो कल से तुम्हें तलाश कर रहा है। राधा तुम्हारी हमदर्द बनकर तुम्हें अपने साथ ले आई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर तुम गायब हो गए तो तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। लगता है तुमने यहाँ अपने बहुत से हमदर्द बना रही हैं, जो खौफ से बेनियाज तुम्हें पनाह देने को तैयार हैं। मिसाल के तौर पर पंडित बैरू। कौन सोच सकता है कि तुम उसके पास पनाह लिए हुए हो, लेकिन वो भी अपने अंजाम को पहुँच गया और तुम भी अंजाम के करीब पहुँच रहे हो। तुम अपनी इस तवील बकवास में कम अज कम 3 मरतबा पंडित बैरू का नाम ले चुके हो। ये कौन है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अनजान बनने की जरूरत नहीं, छमिया में सब कुछ बता चुकी है। तुम 2 महीनों से पंडित बैरू के मंदिर में छुपे हुए थे और वो तुम्हें हर किस्म की सहूलत फराम किए हुए था, संपित ने कहा। छमिया का नाम सुनकर मैं उछल पड़ा, गोया वो जिंदा थी, लेकिन मैं अनजान बना रहा। छमिया? ये कौन है? अब ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, संपित ने मुझे घूरा। तुम उसे अपने साथ लिए कैंप में गए थे। गोरख सिंह तो उसे बगल में लेकर अपने कॉटेज में घुस गया और तुमने मौका पाकर कैंप में मुख्तलिफ जगहों पर बम फिट कर दिए। तुम्हारा ख्याल था कि छमिया भी खत्म हो जाएगी और किसी को पता नहीं चल सकेगा कि कैंप को बम्बों से उड़ाने वाला कौन था, लेकिन वो बच गई और उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस और नागराज के आदमी पागल कुत्तों की तरह तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम हमारे हाथ लग गए। द्रेवदिन तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। संपित, राधा ने अपनी तरफ उसे मुतवज्जो किया। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, ये पिस्तौल मुझे दो और उस कमरे में पलंग के नीचे से रस्सी उठा लाओ। तुम जानते हो ये कितना खतरनाक है और इसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता।